दोस्तों आज हम आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट और हरियाणा टेट में आ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि आर एस थ्योरी भी कहते हैं इसको, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जो कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इसने पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या नहीं है, तो आपको बताना है इसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं है। पहला कह रहा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, पहला ही आंसर दोस्तों इसका गलत है। अभिप्रेरक हाँ, सीखने आर एस उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, अंतर्नोद भी है और उद्दीपक भी है। तो दोस्तों मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। अंतर्नोद दोस्तों होता है, जो अंतर्नोद होता है वो होता है दोस्तों मन के भीतर का संवाद। आप मन के भीतर कैसा संवाद कर रहे हैं वो दोस्तों होता है अंतर्नोद। ठीक है, कभी कभार हम अपनी सुबह की प्लानिंग बनाते हैं तो अपने मन ही मन में विचार करते हैं कि आज मुझे 10 बजे ये काम करना है, 12 बजे वो काम करना है, तो ये होता है मन का संवाद। तो मन का संवाद जो होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत जो सीखने की प्रक्रिया उसमें होता है। ठीक है, दूसरी बात अभिप्रेरक। अभिप्रेरक दोस्तों ऐसी तत्व या ऊर्जा हम कह सकते हैं जो हमें कार्य करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है, वो दोस्तों अभिप्रेरक हो गया। तीसरा है उद्दीपक। उद्दीपक से हम समझ सकते हैं किसी वस्तु या घटना या संकेत को जो हमें किसी प्रतिक्रिया के क्रिया के प्रति रेस्पॉन्स देता है। उद्दीपक हमें कार्य करने को प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बी, सी और डी, ये सब चीज़ें थॉर्नडाइक के आर एस सिद्धांत के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में आती हैं। सिर्फ पहला ही इसका गलत आंसर है जो कि कह रहा है क्रिया प्रसूत का व्यवहार। ये दोस्तों स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। आपको पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो सकें। दोस्तों कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। एस आर सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, बताइए सर। एस आर सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो दोस्तों एस आर जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। इसे और क्या कह सकते हैं, एस आर सिद्धांत भी कहते हैं और क्रिया दोस्तों क्या कह सकते हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे जिसे हम TAP से याद रखते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उसके साथ थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए हैं जिसमें सदस्यता का नियम भी गौण नियम में उसके शामिल है। बिल्कुल, बहु प्रतिक्रिया का नियम भी शामिल है उसमें, ये भी होता है दोस्तों। राइट दोस्तों। और आंशिक क्रिया का नियम भी होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये नहीं होता है। तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये जो थॉर्नडाइक के गौण नियम में शामिल नहीं है। गलत आंसर दोस्तों इसका डी है। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपको थॉर्नडाइक के 5 जो गौण नियम है वो मैं बता देता हूँ। पहला है बहु अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सदृशता का नियम और पांचवा है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। कह रहा है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच संगति है, बताइए। उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच क्या है, संगति है। राइट दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका दोस्तों सही आंसर है सी दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है। सही आंसर दोस्तों इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यूपी टेट में आ भी चुका है ये 2018 में रिसेंटली। दोस्तों कह रहा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, आप बताइए। संज्ञात्मक अधिगम से, नहीं, इससे नहीं किया है। संकेत अधिगम से, इससे भी नहीं किया है।
स्थान अधिगम से, इससे भी नहीं किया है। किससे किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल के द्वारा थॉर्नडाइक ने अपने नियम को सिद्ध किया है। और इसको संबंधवाद का नियम भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं, प्रयास एवं भूल का नियम भी कहते हैं। ये अन्य 3 नाम थॉर्नडाइक के नियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है उनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको TAP से याद कराए हैं। जो इसके प्राथमिक नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारे आंसर होंगे, और जो ऑप्शन गलत होगा वो हम एलिमिनेट कर देंगे दोस्तों। तो कह रहा है थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में, तो प्राथमिक नियम पूछे उसने, तो अभ्यास का नियम दोस्तों होता है, प्रभाव का होता है, तत्परता का होता है। आंसर दोस्तों ए गलत हो गया। इस तरह से आपको दोस्तों एलिमिनेशन करके आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने आने चाहिए, जो बहुत ही सॉल्व करने में सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि हरियाणा टेट में आ चुका है। कह रहा है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को बताता है? तो थॉर्नडाइक का ऐसा कौन सा नियम है जो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? बताइए दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड के महत्व को कौन बताता है? सही दोस्तों इसका है प्रभाव का नियम। सही ऑप्शन इसका बी है, प्रभाव का नियम। क्योंकि प्रभाव में क्या होता है, जब हमें परिणाम मिलता है, सुखद होता है, तो हम उस चीज़ को बार बार करते हैं और हमें आत्मानुभूति प्राप्त होती है, खुशी मिलती है। तो जब खुशी मिलती है तो फाइनल जब हमें पुरस्कार प्राप्त होता है या हम कोई काम गलत कर देते हैं हमें दंड मिलता है, तो इस जो ये दंड और पुरस्कार है प्रभाव के नियम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अधिगम के कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। ठीक है, कोई टीचर है, वो स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहा है, तो उनकी तत्परता का टीचर को आकलन करना कठिन है। उसका रीज़न क्या है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। तीसरा नियम है अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया कि उपलब्धि के लिए बच्चों को धकेला जाता है। ठीक है। तीसरा है शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। ये भी दोस्तों गलत है। अब दोस्तों पहला और दूसरे में अपन को आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो कह रहा है दूसरे में कह रहा है तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट तत्पर है तो हमें दिखाएगा उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वो सीखने की लालसा उसमें झलकेगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत है। कह रहा है कि तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। ये गलत है दोस्तों, जबकि उसमें आना चाहिए दृश्य होते हैं। तो आंसर दोस्तों इसका बिल्कुल सही है पहला, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, क्योंकि तत्परता के अंतर्गत जो बच्चे का परिस्थितियाँ आती हैं, उसकी आसपास की घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वो किस में उसका सामाजिक और मानसिक विकास हो रहा है। दूसरा है तत्परता के अंतर्गत आता है परिवेश, उसका परिवेश कैसा है, उसका बुद्धि का विकास कैसा हुआ है, ये तत्परता के अंतर्गत आते हैं। और उसकी विषय वस्तु के प्रति समझ कैसी है, उस अंदर से कितना मोटिवेट है, ये सब चीज़ें दोस्तों तत्परता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है अधिगम के कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन होता है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। सही आंसर दोस्तों इसका ये है। दोस्तों इसी तरह के शानदार सेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगामी जो आपकी अति महत्वपूर्ण परीक्षा है टेट और सीटेट की, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ऐसा हमें उम्मीद है। दोस्तों जय हिंद जय भारत।